बाद बच्चों आज हमने उपसर्ग का अध्ययन किया और उसी के साथ साथ हम आज प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। जैसे कि उप का अर्थ आगे होता है, वैसे ही प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मैं आपको एक अनुच्छेद यहाँ पर मैं एक प्रत्यय का एक अनुच्छेद पढ़कर आपको सुनाती हूँ। माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब तुम 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हो, बड़े हो गए हो, तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारा पहनावा कैसे होना चाहिए, घटिया और बढ़िया चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, हमें क्रोधी व लोभी नहीं होना चाहिए। तो इन सभी में 7वीं, पढ़ने वाले, पढ़ाई, पहनावा, घटिया, बढ़िया, क्रोधी व लोभी, ये सभी प्रत्यय शब्द हैं। लेकिन ये प्रत्यय कैसे बने, इसी को तो हमें जानना है। तो चलिए अब हम प्रत्यय कैसे बनते हैं जानते हैं। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय को कैसे पहचानना है ये देखिए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश क्या है? शब्द क्या अपना अर्थ होता है और शब्द के अपना अर्थ होने के साथ साथ ही वो वाक्य में प्रयोग भी किए जाते हैं, किंतु शब्द का ही छोटा सा रूप, छोटा सा अंश, उसको शब्दांश कहा जाता है। जिस प्रकार शब्द का अपना अर्थ होता है वो अर्थ सहित होते हैं, किंतु शब्दांश जो होते हैं वो अर्थ रहित होते हैं, मतलब उसमें उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। तो जो शब्दांश है, जैसे प्रत्यय जो है वो शब्दांश है, तो उसका उपयोग अगर हम किसी दूसरे शब्द के साथ किंतु पीछे लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और जब वो नया शब्द निर्माण होता है, नया शब्द बनता है, तो वो नई संरचना के नए रूप के साथ बनता है और साथ ही साथ उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ना है, उसके साथ हमने वाला और आई प्रत्यय लगा दिया। जैसे ऊपर हमने उदाहरण पढ़े थे उसी में, तो पढ़ने वाला और पढ़ाई हो गया। पहन, दिख, उसके साथ हमने आवा प्रत्यय लगा दिया, तो पहनावा और दिखावा हो गया। घट और बढ़ के साथ हमने य प्रत्यय लगा दिया, तो घटिया और बढ़िया हो गया। प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय हमें शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उससे नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो बनाते समय हमें कुछ बातों की खास बातें हैं जो रहती हैं, उसका ध्यान में रखना आवश्यक होता है। शब्द का निर्माण उसके अंत में जुड़े शब्दांश के योग से होता है। शब्द और उसके पीछे प्रत्यय लगाया जाता है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो वो एक नया शब्द बन जाता है। शब्दांश के जुड़ने से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि शब्दांश जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसका जो मूल अर्थ होता है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने बताया था पढ़ना है, ये तो एक उसका मूल शब्द है पढ़, और उसका अर्थ है पढ़ना, किंतु जब हमने उसके साथ वाला प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ने वाला, इसका अर्थ हो गया कि कोई है जो कि किताब को पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने वाला हो गया। तो उसी प्रकार से वो अपना अर्थ बदल लेता है। प्रत्यय व शब्दांश है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। अब वाला है पढ़ने वाला, तो पढ़ने का तो आपको अर्थ पता है कि पढ़ाई यानी पढ़ना, किंतु वाला का क्या अर्थ है? वाला का कोई अर्थ नहीं होता है, ना ही इसका स्वतंत्र कोई प्रयोग होता है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। जिस तरह से हम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, एक शब्द रहे उसके हम अनेक वाक्य बना सकते हैं, किंतु हम वाला प्रत्यय से का प्रयोग नहीं कर सकते, उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसका? शब्दांश का। वाला तो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है,
हम शब्दांश की बात, प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यय का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है और न ही इसका कोई उपयोग होता है, प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करते समय अगर स्वर के साथ किया जाए तो वह मात्रा के रूप में लग जाता है, और यदि व्यंजन के साथ हो तो वह संयोग कर लेता है। कैसे? अभी हमने अगर मान लो किसी शब्द के साथ स्वर है तो वो क्या करता है, उसकी मात्रा के रूप में लग जाता है। लेकिन अगर वो व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो संयोग बन कर लेता है, यानी कि वर्ण जो है वैसा का वैसा रहता है, वो मात्रा में परिवर्तित नहीं होता। किसके साथ? जब वो व्यंजन के साथ जुड़ता है। किंतु जब वो स्वर के साथ जुड़ता है, कोई भी प्रत्यय अगर स्वर के साथ जुड़ता है तो वो जब नया शब्द तैयार होता है तो प्रत्यय वो मात्रा के रूप में लग कर नया रूप तैयार हो जाता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखनी जरूरी है। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धिन प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके योग से बने शब्दों को कृदांत कहते हैं। अब ये धातु क्या है? धातु संस्कृत शब्द है और संस्कृत में इसका उपयोग बहुत अंश किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी में क्रिया का उपयोग किया जाता है, क्रियाएं होती है, मतलब काम का अर्थ होता है क्रिया, तो क्रियाएं करना है, हंसना, रोना, बोलना, ये सब क्या है? क्रियाएं है। उसी प्रकार संस्कृत में धातु है, तो धातु को ही संस्कृत क्रिया को ही धातु कहा जाता है संस्कृत में। यानी संस्कृत की जो धातु है वो क्या है? हिंदी में क्रिया है। तो इसीलिए अगर आपको कहीं पर धातु दिख जाए तो ये समझ लेना है कि वो क्रिया के बारे में बात कर रहा है। आप उसमें असमंजस की स्थिति में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि धातु का अर्थ ही क्रिया है। हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। अगर संस्कृत में अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रिया के लिए क्या शब्द उपयोग में लाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि धातु। तो धातु और क्रिया दोनों ही एक ही शब्द है। जब इन क्रियाओं के द्वारा कोई नया शब्द बनाया जाता है, किसके द्वारा? प्रत्यय को लगाकर कोई नया शब्द का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। और जो शब्द बनकर हमारे सामने आता है वो कहलाता है कृदंत। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि ऐसे आप समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ, उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। चढ़ जमाई बराबर चढ़ाई। यहाँ पे चढ़ना क्रिया है, जैसे रोना, हंसना, गाना, बोलना, ये सब क्या क्रियाएं हैं, क्योंकि हम करते हैं। तो ये जो चढ़ना है वो क्रिया है। आई क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पर आई क्या है? प्रत्यय है। जब चढ़ना के साथ आई मिल जाता है तो क्या बन जाता है? चढ़ाई। यहाँ आ की मात्रा लग जाती है और चढ़ाई बन जाता है। तो ये जो चढ़ाई शब्द बना है वो कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। यानी कि चढ़ना क्रिया, आई कृत प्रत्यय। ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर चढ़ना क्रिया है, आई कृत प्रत्यय है और कृदंत क्या है? चढ़ाई। हंसना क्रिया, ई कृत प्रत्यय, हंसी क्या कहलाई? कृदंत। यानी कि जो शब्द हमारे सामने बन जाता है, बनकर हमें अर्थ देता है, वो कृदांत कहलाता है। तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और उनके योग से बने शब्दों को तदंत कहते हैं। जैसे कि अभी हमने कृत प्रत्यय का देखा कि क्रिया के शब्द अगर वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं और उसके द्वारा कोई प्रत्यय लगकर नया शब्द बनता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया ना होने की वजह से आपको पहचानने में आसानी हो सकती है कि तदन प्रत्यय
में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के ही शब्द सम्मिलित होते हैं। क्रिया के शब्द यहाँ पर सम्मिलित नहीं होते हैं। यानी कि इसका में जो भी प्रत्यय शब्द होंगे, प्रत्यय जिस शब्द में लगेगा वो या तो संज्ञा शब्द होगा, या सर्वनाम शब्द होगा, या विशेषण शब्द होगा, या अव्यय शब्द होगा। यानी कि यहाँ पे क्रिया शब्द के साथ तदंत प्रत्यय का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा के साथ किया जाता है, सर्वनाम के साथ किया जाता है, विशेषण के साथ किया जाता है और अव्यय के साथ किया जाता है। और इनसे बनने वाले शब्दों को तदिन्तांत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सोना जमा आर, तो यहाँ पर सुनार हो गया। गर्म जमा ई, गर्मी, यानी कि यहाँ पर गर्मी हो गया। ये सारे तदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं। कृत प्रत्यय और तदंत प्रत्यय की पहचान, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है पर ये, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल दे दिए जाते हैं कि इसमें से पहचानिए कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तदंत प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि किस तरह से हम उन्हें पहचानेंगे। मैंने यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, घबराहट, चिकनाहट, हड़बड़ाहट। तो बताइए कि किस तरह से हम इन्हें पहचानेंगे। तीनों में ही आहट प्रत्यय का स्वर सुनाई दे रहा है, तो तीनों जो है इसमें तीनों ही शब्दों में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या ये तीनों ही कृत प्रत्यय हैं? क्या ये तीनों ही तदंत प्रत्यय हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें हमें पहचानने के लिए इन शब्दों को 2-3 बार उच्चारण करके हमें देखना है। घबराहट बोलने से हमें क्या पता चलता है? घबराने की, घबराना, ये शब्द हमें स्पष्ट होता है। चिकनाहट, यानी चिकना शब्द आता है और उसके साथ आहट प्रत्यय का स्वर सुनाई देता है। हड़बड़ाहट, हड़बड़ाना, यानी कि यहाँ पर भी हमें हड़बड़ाने का ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है और आहट की ध्वनि अलग सुनाई देती है। तो हमें इसे पहचानना चाहिए कि घबराहट में घबराना यह एक क्रिया है, क्योंकि घबराना, हड़बड़ाना ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। हड़बड़ाना भी एक क्रिया है, किंतु चिकनाहट जो है वो एक विशेषण शब्द है। चिकना यानी विशेषण शब्द होने के कारण वो क्रिया नहीं है, वो क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर हमने जो परिभाषा बताई उसमें क्या बताया है कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के साथ जुड़कर अपना नया रूप बनाते हैं, नया परिवर्तन करते हैं। जो क्रिया शब्द के साथ होते हैं वो तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, किंतु जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ मिलकर, यानी कि ये शब्द, इन शब्दों के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? तदंत प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर घबराहट और हड़बड़ाहट ये दोनों ही क्रिया होने के कारण से ये दोनों क्या है? कृत प्रत्यय है। और चिकनाहट, ये एक चिकना जो है वो विशेषण होने की वजह से वो क्रिया में नहीं आता, इसलिए ये कृत प्रत्यय नहीं है, ये क्या है? तदंत प्रत्यय है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मिठाई, पढ़ाई, लिखाई। अब यहाँ पर भी मिठाई यानी मीठा, यानी हमें किसका अनुभव हो रहा है यहाँ पर? ये कौन सा शब्द है? यह विशेषण शब्द है। पढ़ाई, पढ़ाई में क्या है? पढ़ना, पढ़ना यानी क्रिया हो गई। लिखाई, लिखना, यानी कि ये भी एक क्रिया हो गई। आपको पता है कि जब क्रिया बोलते हैं तो उसमें ना आ जाता है, लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर भी मीठा जो है सिर्फ वो विशेषण शब्द है, बाकी सब क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर भी मीठा तदंत प्रत्यय कहलाएगा और पढ़ना और लिखना यानी पढ़ाई और लिखाई ये क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। धन्यवाद।